Hello students. My name is Gyanendra Pandey. Here I am present with a new topic of class 10th chemistry, that is metal and non-metal, which is a topic of CBSE NCERT. आज हम इसके बारे में जानना चाहते हैं, कुछ बात करेंगे भाई मेटल और नॉन मेटल क्या होते हैं। केमिस्ट्री में ये फील्ड बहुत ही अपने जगह एक इम्पोर्टेंस रखती है और इसके लिए जानना इसलिए ज़रूरी है क्योंकि मेटल और जो नॉन मेटल होते हैं ये हमारी डेली लाइफ में, रोज़मर्रा की लाइफ में बहुत ही हमसे जुड़ा हुआ एक विषय है। मेटल और नॉन मेटल से बनी हुई वस्तुएं और हर जगह हम अपने डेली रोज़मर्रा की लाइफ में इसका यूज़ करते हैं। तो मेटल्स और नॉन मेटल्स, इसके बारे में हम थोड़ा सा डिटेल जाने उससे पहले मैं कुछ आपको बेसिक बता देता हूँ। सबसे पहले आप अपने लोअर क्लासेस में ये आप जानते होंगे कि हम लोगों ने आपने ज़रूर क्लास 9th की केमिस्ट्री में और उससे भी लोअर 8th 7th में ज़रूर ये पढ़ रखा होगा। बेसिकली 9th में ये नॉलेज गेन हुआ कि पूरे यूनिवर्स में दो तरीके के सब्सटेंस होते हैं, प्योर सब्सटेंस और इम्प्योर सब्सटेंस। और अगर मैं बात करूं प्योर सब्सटेंसेस की, तो प्योर सब्सटेंसेस दो तरीके के होते थे। एक था एलिमेंट्स, आपको जरूर ये ध्यान होगा, और एक है कंपाउंड्स। ओके, एलिमेंट्स मेजरली 3 मेजर ग्रुप्स में डिवाइड थे, जिनका नाम था मेटल्स, नॉन मेटल्स और मेटेलॉइड्स। मेटल्स, नॉन मेटल्स और मेटेलॉइड्स। और वही अगर मैं कंपाउंड की बात करूं तो कंपाउंड जो थे, कंपाउंड भी आपके 3 मेजरली ग्रुप में डिवाइड हैं, जो कि है एसिड, बेसिस और न्यूट्रल सब्सटेंस होते थे सॉल्ट्स। आई रिपीट फर्दर अगेन, प्योर सब्सटेंस, इस पूरे यूनिवर्स में दो तरीके के सब्सटेंस हैं, प्योर एंड इम्प्योर सब्सटेंस। प्योर सब्सटेंस की फर्दर 2 कैटेगरी होती है बच्चों, एलिमेंट्स और कंपाउंड्स। एलिमेंट्स बेसिकली 3 मेजर ग्रुप्स में डिवाइड है, मेटल्स, नॉन मेटल्स एंड मेटेलॉइड्स। मेटेलॉइड्स को हम सेमीकंडक्टर्स भी कहते हैं। वहीं पे दूसरी तरफ कंपाउंड्स की भी 3 कैटेगरी है, जो मेजरली 3 कैटेगरी में डिवाइड है, एसिड, बेसिस एंड सॉल्ट्स। इसके अलावा इम्प्योर सब्सटेंसेस में आपने क्लास 9th में पढ़ा होगा, आपके मिक्सचर हो गए, कोलाइड्स हो गए, सस्पेंशन हो गए, सॉल्यूशन हो गए। तो इस तरीके से कंपाउंड्स में जो ये एसिड, बेसिस एंड सॉल्ट है, ये आपका 10th में एक अलग से चैप्टर है जो आपने ज़रूर पढ़ा होगा। उसके अलावा इस चैप्टर पे हमको फोकस करना है एलिमेंट्स की जो 3 कैटेगरी हैं, मेटल्स, नॉन मेटल्स एंड मेटेलॉइड्स। मेटेलॉइड्स तो खासा हम इस चैप्टर में ऐसा कुछ बात नहीं करने वाले हैं, उस पर चर्चा कम रहेगी, या एक तरीके से ना के बराबर ही है। बेसिकली ये चैप्टर मेटल्स और नॉन मेटल्स को ही फोकस करता है, उसके बारे में ही फोकस कर रहा है। तो आइए आगे चलते हैं। सबसे पहले इसमें मैंने बेसिकली एक कैटेगराइजेशन आपको बताया। अब मेटल्स, नॉन मेटल्स, जब ये नाम आए, आप आगे चैप्टर में बढ़ने से पहले मैं आपको एक बात बताना चाहता हूँ कि मेटल्स, बच्चों, मेटल्स और नॉन मेटल्स, ये 2 शब्द सुनते ही आपके दिमाग में कुछ आना चाहिए, आपके मन में कुछ एक इमेज आनी चाहिए। वो क्या होगी उसको सुनिए। मेटल्स सुनते ही आपके मन में क्या आना चाहिए? आयरन, कॉपर, एल्यूमिनियम, ठीक है, सिल्वर, ठीक। तो ये सब है। नॉन मेटल्स तो हालांकि ज़्यादातर गैसेस ही होती हैं, जैसे फ्लोरीन है, क्लोरीन है, एक ब्रोमीन है, तो वो लिक्विड है, इकलौता गैस एक नॉन मेटल है जो लिक्विड है। वही अगर मैं बात करूं
नॉन मेटल्स में सॉलिड नॉन मेटल्स काफ़ी कम ही हैं, लेकिन कौन कौन से हैं वो उसको देख लिया जाए। जैसे कार्बन हो गया। अब कार्बन सुनते ही आपके मन में क्या आना चाहिए? कार्बन जैसे कोयला हो गया, ग्रेफाइट हो गया। ग्रेफाइट मतलब पेंसिल की लेड होती है, जो आगे की पेंसिल की लेड होती है वो ग्रेफाइट की बनी होती है। और डायमंड भी है इसकी कैटेगरी, लेकिन डायमंड एक बहुत बड़ा एक्सेप्शन है बच्चों, ठीक है। अब और क्या है? सल्फर। देखो बच्चों ये बेहद जरूरी है। आप पढ़ते तो हैं, केमिस्ट्री पढ़ रहे हैं, साइंस हम लोग पढ़ते हैं, लेकिन कई बार बच्चों को कई एलिमेंट्स के नाम तो पता हैं, उसके एटॉमिक नंबर, मास नंबर तो जानकारी होती है, लेकिन इमेज बच्चों को नहीं पता होती है। हम कम से कम ये नहीं जान पाते हैं, बच्चे वो बड़ा कंफ्यूज रहते हैं कि भाई वो पर्टिकुलर एलिमेंट दिखता कैसा है, उसका अपीयरेंस कैसा है। सल्फर कई बच्चों को नहीं पता होता है। सल्फर के बारे में आपको जानकारी होनी चाहिए कि सल्फर का अपीयरेंस कैसा है। तो सल्फर, जैसे मैं एक बात बताऊं, येलो चौक, इस तरीके से आप समझ लो। ऐसा नहीं है कि येलो चौक ही सल्फर होता है, मैंने बस एक उससे जोड़कर समझने के लिए आपको बताया कि आप सल्फर का नाम आए तो एक येलो कलर की चौक जैसा एक सब्सटेंस, वैसा ही कुछ सल्फर होता है, येलोइश इन कलर होता है। हालांकि वो येलो कलर की चौक नहीं होती, चौक में तो कैल्शियम कार्बोनेट वगैरह है, लेकिन उस तरीके का कुछ दिखता है। तो एक अपीयरेंस को आपके मन में एक इमेज बन जाए, उससे रिलेट करने के लिए मैंने एक एग्जांपल दिया। और आपका है आयोडीन, ठीक है। ब्रोमीन हो गया, आयोडीन हो गया, फ्लोरीन, क्लोरीन। हाँ, आयोडीन है, तो आयोडीन भी एक वायलेट कलर का सॉलिड नॉन मेटल होता है, ठीक है। तो इसीलिए बच्चों मेटल्स और नॉन मेटल्स के बारे में फर्दर पढ़ने से पहले मैंने आपको एक आइडिया दिया कि ये नाम सुनते ही आपके मन में क्या आना चाहिए, एक इमेज बननी चाहिए, तभी हम उसको बेहतर तरीके से। इसलिए मैंने आपको ये बताया, एक इमेज आपके मन में, इसलिए मैंने एग्जाम्पल दिए कुछ मेटल्स के, कुछ नॉन मेटल्स के, क्योंकि आपके मन में ये रहेगा। मेटल नॉन मेटल सुनते ही अगर आपके मन में कुछ मेटल्स नॉन मेटल्स के एग्जाम्पल आएंगे, कुछ दिमाग में आएगा, तब ऐसे ही आपकी फिजिकल प्रॉपर्टीज तो ऐसे ही आपको याद हो जाएंगी, आपको मालूम हो जाएगा, उसका नॉलेज हो जाएगा। क्योंकि अपीयरेंस और वो मेटल, पर्टिकुलर मेटल नॉन मेटल दिखता कैसा है, अगर हमारे मन में उसकी पिक्चर होगी तो हम फिजिकल प्रॉपर्टीज तो ऐसे ही हमारी कवर हो गई, फिजिकल प्रॉपर्टी हम आसानी से कवर अप कर लेंगे। इसलिए मैंने आपको एक उसके बारे में बताया, कुछ आइडिया दिया, ताकि आपके मन में एक इमेज बने, ठीक है। अब हम फिजिकल प्रॉपर्टीज कुछ देखते हैं, उससे पहले कुछ बेसिक डेफिनेशन देख लो बच्चों। What metals are? A metal is a material that is typically hard, opaque, shiny and has a good electrical and thermal conductivity. मेटल कुछ ऐसे मटेरियल्स होते हैं, ठीक है। अगर मैं, हालांकि फिजिकल प्रॉपर्टीज की भी यहाँ जानकारी मिल रही है, तो फिजिकल प्रॉपर्टीज भी बच्चों आपको मालूम होने चाहिए कि भाई फिजिकल प्रॉपर्टीज क्या होती हैं मेटल एंड नॉन मेटल की। जहाँ से यहाँ पर लिखा हुआ है कि मेटल एक ऐसा मटेरियल होता है जो हार्ड होता है, बेसिकली ओपेक होता है, उसके आर पार देखा नहीं जा सकता है, शाइनी होता है, उसमें चमक होती है, गुड इलेक्ट्रिसिटी का कंडक्टेंस देता है, थर्मल कंडक्टिविटी या हीट कंडक्टिविटी उसकी होती है बच्चों, ठीक है। मतलब उससे आसानी से इलेक्ट्रिसिटी वो अपने अंदर से पास आउट करवाता है, हीट को पास आउट करवाता है, कम लॉस होता है हीट का, ठीक है। इस तरीके से कुछ है बच्चों। और इलेक्ट्रिकल कंडक्टेंस क्यों होती है? क्योंकि मेटल्स में फ्री चार्जेस और इलेक्ट्रॉन्स पाए जाते हैं, जिसकी वजह से वो अपने अंदर से आसानी से इलेक्ट्रिसिटी को पास करवाता है। इन केमिस्ट्री अ मेटल इज एन एलिमेंट दैट रेडिली फॉर्म पॉजिटिव आयंस एंड हैज मेटेलिक बॉन्ड्स। तो ये बात भी है कि मेटल्स एक ऐसा एलिमेंट भी होता है जो रेडिली आयंस को लूज करता है, अपने अंदर से इलेक्ट्रॉन को वो लूज करने की टेंडेंसी रखता है। मेटल्स जनरली बहुत आसानी से इलेक्ट्रॉन्स को लूज कर देते हैं बच्चों, और पॉजिटिव आयंस बनाते हैं। फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, इसलिए वो आसानी से अपने अंदर से इलेक्ट्रॉन्स को लूज करते हैं, पॉजिटिव आयंस बनाते हैं, और मेटेलिक बॉन्ड्स दूसरे एलिमेंट्स से बनाते हैं, जिससे कंपाउंड वगैरह बनते हैं। और मेटल्स के कुछ एग्जांपल क्या हैं? एल्यूमिनियम है, कॉपर, आयरन, गोल्ड, टिन, लेड, सिल्वर, टाइटेनियम, ये कुछ मेटल्स के एग्जांपल हैं बच्चों, ठीक है।
नॉन मेटल्स की बात करें तो बच्चों नॉन मेटल्स क्या होते हैं? नॉन मेटल्स आर नॉट एबल टू कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी हीट वेरी वेल। नॉन मेटल्स अच्छे कंडक्टर नहीं होते हैं इलेक्ट्रिसिटी के या हीट का। मेटल्स की तुलना में नॉन मेटेलिक एलिमेंट्स जो होते हैं वो ब्रिटल होते हैं। ये सब मैं बातें अभी आपको एक बार समराइज करूंगा। ब्रिटल मतलब ये बच्चों जो हथौड़े मारने पे आसानी से टूट जाए, ठीक है, तुरंत टूट जाए। जो मैलिएबल नहीं होते हैं सब्सटेंस, तुरंत टूट जाते हैं, किसी सब्सटेंस से बीट किया जाए तो टुकड़ों में टूट जाते हैं, तो उन सब्सटेंस को ब्रिटल बोलते हैं। तो नॉन मेटल्स आसानी से टूट जाते हैं, बिखर जाते हैं। एंड कैनॉट बी रोल्ड इनटू वायर्स और पाउंडेड इनटू शीट्स। दे फॉर्म मोस्ट ऑफ द मैटर इन द अर्थ क्रस्ट, द ओशंस, द एटमोस्फेयर एंड इवन लिविंग थिंग्स। ठीक है, तो एक बार बच्चों ये जितना अभी मैंने चर्चा की, एक बार मैं आपको एक बार पूरा समराइज करके बताऊं तो किस तरीके से हम इस पूरे कॉन्सेप्ट को समझ सकते हैं। कि कुछ बातें सुन लीजिए। मेटल्स और नॉन मेटल्स की फिजिकल प्रॉपर्टीज के बारे में बात करें तो जैसे मेटल्स, जैसा मैंने आपको बताया था, मेटल्स जनरली हार्ड होते हैं, ठीक है, और जनरली हार्ड होते हैं, और जनरली सारे मेटल्स सॉलिड होते हैं और हार्ड होते हैं। एक आध कुछ एक्सेप्शन है, जैसे मरकुरी एक ओनली ऐसा मेटल है जो लिक्विड है रूम टेम्परेचर पर, और सोडियम, पोटेशियम और लिथियम जैसे कुछ मेटल्स हैं जो आसानी से हम नाइफ या चाकू से भी उनको काट सकते हैं। फ्रांसियम और सीजियम कुछ ऐसे मेटल्स हैं जिनको हम हथेली या पाम पर रखें या कहीं ऐसे रखें तो उनका मेल्टिंग पॉइंट बहुत लो होता है, आसानी से वो पिघल जाते हैं। तो ये कुछ एक आध मेटल्स के एक्सेप्शन है, लेकिन इसके अलावा जनरली सारे मेटल्स हार्ड और सॉलिड में ही पाए जाते हैं, ठीक है। और नॉन मेटल, सॉलिड, लिक्विड, गैस तीनों कैटेगरी होती है। ज़्यादातर नॉन मेटल्स गैसेस में हैं। एक मेटल ऐसा है, एक ऐसा नॉन मेटल है जो लिक्विड है, जो है ब्रोमीन, रूम टेम्परेचर पे, और ज़्यादातर नॉन मेटल गैसेस हैं। और सॉलिड वाले नॉन मेटल्स भी बहुत कम ही हैं, जैसे कार्बन वगैरह मैंने अभी आप चर्चा की थी कुछ समय पहले कि कार्बन है, सल्फर है, आयोडीन है, ठीक है। तो कुछ मैं प्रॉपर्टीज बताऊं आपको, फिजिकल प्रॉपर्टीज मेटल्स नॉन मेटल्स के बीच में। तो मैलिएबिलिटी क्या होती है बच्चों? मैलिएबिलिटी वो प्रॉपर्टी, ये सब आपने लोअर क्लासेस में भी पढ़ रखा होगा कि मैलिएबिलिटी क्या होती है। मैलिएबिलिटी जो है वो प्रॉपर्टी या टेंडेंसी होती है किसी सब्सटेंस की कि उसको जब हम बीट करें तो वो थिन शीट्स में कन्वर्ट हो जाए। तो मेटल्स बहुत ज़्यादा मैलिएबल होते हैं, उनको जब हम बीट करते हैं, बीटन किया जाता है, पीटा जाता है, तो थिन शीट्स में कन्वर्ट हो जाते हैं। लेकिन नॉन मेटल्स की ऐसी खासियत नहीं होती है, वो टूट जाते हैं, इसलिए वो नॉन मैलिएबल होते हैं। ऐसे सब्सटेंसेस को ब्रिटल कहते हैं जो आसानी से टूट जाते हैं हथौड़ी वगैरह या किसी दूसरे सब्सटेंस से मारने पर। उसके बाद डक्टिलिटी वो प्रॉपर्टी होती है जिससे कोई भी सब्सटेंस को जब हम खींच कर वायर्स में बना सकते हैं तो वो टेंडेंसी डक्टिलिटी कहलाती है, और सब्सटेंस डक्टाइल सब्सटेंस कहलाता है। नॉन मेटल्स में ये खासियत नहीं होती है, ठीक है। अच्छा, गोल्ड पूरे यूनिवर्स में इकलौता गोल्ड ऐसा मेटल है बच्चों जो मोस्ट मैलिएबल मेटल है इस पूरे मतलब नेचर में, मतलब बहुत ज़्यादा मैलिएबल होता है। उनको थिन शीट्स में, गोल्ड इज द मोस्ट मैलिएबल मेटल, उसको थिन शीट्स में हम कन्वर्ट कर सकते हैं। डक्टिलिटी हमने चर्चा कर ली। सोनोरिटी होती है बच्चों, सोनोरस वो प्रॉपर्टी होती है जिससे कोई भी एलिमेंट रिंगिंग साउंड प्रोड्यूस करता है। तो मेटल्स में एक बहुत अच्छी क्वालिटी होती है सोनरस या रिंगिंग साउंड प्रोड्यूस करने की, और ये इसका कारण क्या है? क्योंकि रिंगिंग साउंड वाइब्रेशंस से पैदा होते हैं। तो मेटल्स बहुत अच्छे खासे वाइब्रेशंस ऑब्टेन कर लेते हैं जिसकी वजह से उनके अंदर से रिंगिंग साउंड प्रोड्यूस होता है। नॉन मेटल्स में ऐसी कोई खासियत नहीं होती है, ठीक है। अब आगे की बात करें तो डेंसिटी एक और फिजिकल प्रॉपर्टी है बच्चों। डेंसिटी की मैं बात करूं, अच्छा उससे पहले मैं एक बात आपको आइडिया दे देना चाहता हूं बच्चों कि इस पूरे जो हमारी जो मॉडर्न पीरियोडिक टेबल है या जो हमारा नेचर है पूरा वर्ल्ड में लगभग 120 एलिमेंट्स के करीब हैं, और उसमें से 80 to 85 तो मेटल्स ही हैं, और उसके अलावा कुछ नोबल गैसेस हैं और कुछ सेमीकंडक्टर या मेटलॉइड्स हैं। तो इन मेटल्स, नोबल गैसेस और मेटलॉइड्स का रेशियो हटा दे तो 120 एलिमेंट्स में से बहुत कम ही नॉन मेटल्स हैं इस पूरे नेचर में बच्चों। मतलब 20 से 25 ही नॉन मेटल होंगे 120 में से, ठीक है। तो मेटल्स की कंपैरिजन में नॉन मेटल्स का रेशियो बहुत कम है, बहुत कम नॉन मेटल्स हैं हमारे पूरे नेचर में।
और नॉन मेटल्स जैसा मैंने बताया ज़्यादातर गैसेज ही हैं, जैसे ऑक्सीजन, फ्लोरीन, क्लोरीन, ये सब गैस है, ब्रोमीन लिक्विड है। और जितनी भी आप अपने एटमॉस्फेयर, नेचर में जो कई सारी आप वस्तुएं देखते हैं, जैसे समुद्र है, पानी है, उसमें ओशंस है, सी है, एयर है, आसपास एटमॉस्फेयर में कई सारी जो चीज़ें हम देखते हैं वो नॉन मेटल्स से ही बनी होती हैं। जैसे पानी है, वाटर, तो ऑक्सीजन किसे मिलकर हाइड्रोजन वगैरह वाटर बनाता है, कंस्टिट्यूट करता है, तो नॉन मेटल्स नहीं मिलेगा, हाइड्रोजन के साथ ऑक्सीजन नहीं मिलेगा तो वाटर नहीं बनने वाला है। तो एक तरीके से है। दूसरा बच्चों, आते हैं फिजिकल प्रॉपर्टी में वापस। चौथे नंबर की फिजिकल प्रॉपर्टी है डेंसिटी। आप जानते हो बच्चों डेंसिटी क्या होती है? डेंसिटी होती है मास बाय वॉल्यूम, मास बाय वॉल्यूम, ठीक है। तो वो एक प्रॉपर्टी है डेंसिटी, जो मास बाय वॉल्यूम का रेशियो डेंसिटी कहलाता है। तो जर्नली जो मेटल्स होते हैं बच्चों, वो बहुत ज़्यादा भारी होते हैं, डेंसर होते हैं। डेंसर का मतलब जो ज़्यादा, वो सब्सटेंस जो जितना ही ज़्यादा डेंसर होगा वो भारी होगा, ठीक है। तो जो मेटल्स होते हैं वो जनरली बहुत डेंसर होते हैं, बहुत भारी होते हैं नॉन मेटल्स की तुलना में, कम वॉल्यूम में ज़्यादा मास रखते हैं जो मेटल्स होते हैं, क्योंकि सॉलिड है, हार्ड है, ठीक है। तो इस तरीके से है। लेकिन एक बात बताओ, यहाँ पर मैं आपको एक एक्सेप्शन बता रहा हूँ बच्चों। जर्नली सभी मेटल्स बहुत हार्ड, वो डेंसर होते हैं, भारी होते हैं नॉन मेटल्स की तुलना में। लेकिन एक ऐसा नॉन मेटल है कि वो नॉन मेटल होते हुए भी काफ़ी डेंसर है, काफ़ी भारी भरकम सा है, और ऐसा नॉन मेटल है डायमंड। जब मैंने नॉन मेटल अभी शुरुआत में मैं आपको बता रहा था, तो मैंने बताया कि डायमंड एक बहुत बड़ा एक्सेप्शन है। डायमंड बच्चों, मतलब इस तरीके से ही अगर मैं ये कहूँ कि डायमंड बेचारा बुरा फंस गया है नॉन मेटल्स के बीच में, तो ये कहना गलत नहीं होगा। मतलब नॉन मेटल होते हुए भी कई इसकी प्रॉपर्टी ऐसी हैं जो मेटल से मिलती हैं। नॉन मेटल्स वाली फैमिली या ग्रुप से उसकी प्रॉपर्टी बहुत ही अलग है। लेकिन कुछ ऐसी, मतलब कार्बन का एलोट्रॉप है, इसलिए नॉन मेटल्स की कैटेगरी में है, कार्बन का ही एक रूप है। लेकिन नॉन मेटल होते हुए भी मैंने आपको बताया ना कि डायमंड एक बहुत बड़ा अपवाद है, एक्सेप्शन है। इसकी कई प्रॉपर्टीज अलग है नॉन मेटल से। जैसा मैं यहाँ पे बता रहा था कि मेटल्स बहुत ज़्यादा डेंसर होते हैं नॉन मेटल्स की कंपैरिजन में। नॉन मेटल्स ज़्यादा डेंसर नहीं होते, भारी भरकम नहीं होते, लेकिन डायमंड एक नॉन मेटल होते हुए भी बहुत ज़्यादा डेंस है, तो ये एक एक्सेप्शन है, ठीक है। ये बहुत ज़्यादा डेंस होता है। अब डेंसिटी के बाद लस्टर की बात करूं मैं, तो लस्टर वो प्रॉपर्टी है चमक, शाइनी अपीयरेंस। तो जो मेटल्स होते हैं, आपने जैसे देखा होगा कई मेटल्स हैं, जैसे लोहा जब एकदम नया होता है, या कई सारी जो धातु होती है, मेटल्स होते हैं, जैसे आयरन हो गया, गोल्ड हो गया, सिल्वर हो गया, प्लेटिनम हो गया, ये बहुत चमकते हैं, शाइनी अपीयरेंस होती है, इसीलिए उनकी ज्वेलरी भी बनती है, चमक होती है। तो लस्टरर और शाइनी अपीयरेंस होता है मेटल्स का, उनको आसानी से हम पॉलिश कर सकते हैं। नॉन मेटल्स डल होते हैं, चमक नहीं होते हैं, डल से होते हैं, ठीक है। लेकिन यहां पर फिर से एक एक्सेप्शन है बच्चों। 3 ऐसे नॉन मेटल्स हैं, 3 ऐसे एलिमेंट हैं जो नॉन मेटल्स होते हुए भी, 3 ऐसे नॉन मेटल्स हैं बच्चों जो नॉन मेटल्स तो हैं लेकिन फिर भी बहुत चमकते हैं। जैसा मैंने भी बताया, नॉन मेटल्स चमका नहीं करते हैं, बहुत डल होते हैं, बहुत डल अपीयरेंस के होते हैं, ठीक है। लेकिन जो 3 ऐसे नॉन मेटल्स हैं जो एक्सेप्शन है, नॉन मेटल होते हुए भी बहुत चमक है उनमें। पहला है डायमंड। डायमंड तो हर जगह आ रहा है बच्चों, ये बहुत बड़ा एक्सेप्शन है। उसके बाद ब्रोमीन और आयोडीन, डायमंड, ब्रोमीन और आयोडीन, तो ये 3 ऐसे नॉन मेटल्स हैं, ठीक है, जो बहुत चमकते हैं। अच्छा, आगे चलते हैं। ठीक है, आगे चलो बच्चों। लस्टर हो गया, कुछ हमने लगभग 5 से 6 प्रॉपर्टी डिस्कस कर ली हैं। उसके बाद इलेक्ट्रिसिटी कंडक्टेंस की मैं बात करूं तो मेटल्स में एक बहुत अच्छी खासियत होती है कि अपने अंदर से वो हीट बहुत अच्छे से पास करवा लेते हैं। तो मेटल्स आर गुड कंडक्टर ऑफ हीट बच्चों, ठीक है, बहुत अच्छे से अपने अंदर से हीट पास करवा लेते हैं। तो मेटल्स आर वेरी गुड कंडक्टर्स ऑफ हीट। अब मैं कुछ आपको एग्जांपल बता देता हूँ, नॉलेज आपकी रहेगी कि
कौन से मेटल्स में भी कौन से ऐसे मेटल्स हैं जो बहुत बेस्ट कंडक्टर ऑफ हीट हैं और कौन ऐसे मेटल हैं जो पुअर कंडक्टर ऑफ हीट है। ठीक है, बेस्ट कंडक्टर ऑफ हीट की मैं बात करूं मेटल्स में, बच्चों ध्यान रखिएगा, ये हम प्रॉपर्टीज डिस्कस कर रहे हैं। मैं यहाँ से हटा देता हूँ क्योंकि ये एक स्लाइड है तो आप इस पे कंफ्यूज हो सकते हैं, आप कहेंगे कि यहाँ नॉन मेटल है, मेटल की चर्चा हो रही है। तो ये तो बेसिक है, इसके अलावा मैं आपको अभी प्रॉपर्टीज पूरी बता रहा हूँ, फिजिकल प्रॉपर्टीज बता रहा हूँ मैं, मेटल्स नॉन मेटल्स के बीच कंपेयर करके लगभग 8 से 9 प्रॉपर्टी हैं, वो पूरी क्लियर हो जाएंगी। फिर हम आगे चलते हैं स्लाइड में, एक जर्नल व्यू मैं आपको दे रहा हूँ। ठीक है, ये तो हमने बेसिक डेफिनेशन देख ली मेटल नॉन मेटल की कि क्या होते हैं। तो क्या मैंने बताया, पहले हमने क्या कितनी प्रॉपर्टी डिस्कस कर ली है बच्चों। पहले पे हमने क्या किया, मेलिबिलिटी, डक्टिलिटी हो गई, मेलिबिलिटी हो गई, डक्टिलिटी हो गई, ठीक है, सोनोरिटी हो गई, उसके बाद लस्टर हो गया, डेंसिटी हो गई, ठीक है, उसके बाद और क्या बताया मैंने, हीट कंडक्टेंस। तो मेटल्स बहुत अच्छे गुड कंडक्टर ऑफ हीट होते हैं, बहुत अच्छे कंडक्टर होते हैं हीट के, गुड कंडक्टर ऑफ हीट। अब इसमें भी सबसे अच्छे हीट के कंडक्टर्स हैं, बेस्ट कंडक्टर हैं जो हीट के, ठीक है, वो हैं आपका कॉपर और सिल्वर। और पुअर कंडक्टर ऑफ हीट की मैं बात करूं तो पुअर कंडक्टर ऑफ हीट है आपका लेड मरकुरी। आपको नॉलेज होनी चाहिए बच्चों, आपको पता होना चाहिए, इसलिए मैं बता रहा हूं, ध्यान में रखेंगे आप। मेटल्स जैसा मैंने कहा बहुत अच्छे कंडक्टर होते हैं हीट के, तो उनमें भी जो सबसे अच्छा मेटल है हीट का जो कंडक्ट करता है वो है कॉपर और सिल्वर, और कॉपर से भी बढ़िया है सिल्वर, ठीक है। और पुअर कंडक्टर ऑफ हीट है मेटल्स में वो है लेड और मरकुरी, ठीक ठाक करते हैं, ज़्यादा कुछ खास नहीं है। अच्छा, अब थोड़ा सा देखते हैं, आगे चलते हैं, इलेक्ट्रिसिटी का कंडक्टेंस मैं बताऊं आपको, ठीक है। तो मेटल, ये एक फिजिकल प्रॉपर्टी डिस्कस कर रहे हैं, तो ये हमने देखा, ये वाली फिजिकल प्रॉपर्टी थी इलेक्ट्रिकल कंडक्टेंस वाली फिजिकल प्रॉपर्टीज। तो इसमें हमने बताया कि हाँ भाई मेटल्स आर गुड कंडक्टर ऑफ हीट, ठीक है, सॉरी इलेक्ट्रिकल कंडक्टेंस नहीं भाई, हीट कंडक्टेंस वाली फिजिकल प्रॉपर्टी थी जिसमें हमने बताया कि मेटल्स आर गुड कंडक्टर ऑफ हीट, अपने अंदर से अच्छे से हीट को पास करवाते हैं। उनमें भी बेस्ट ये थे, बेस्ट मेटल जो हीट को अच्छे से पास करवाते हैं, और पुअर मेटल्स ये थे। अब अगली प्रॉपर्टी इसी से जुड़ी हुई है, इलेक्ट्रिकल कंडक्टेंस। तो मेटल्स फिर से इसी की जैसे, मेटल्स बहुत अच्छे कंडक्टर होते हैं इलेक्ट्रिसिटी के, क्योंकि इनके सवाल आएगा तो आपको मालूम होना चाहिए, कोई पूछे कि भाई वाई मेटल्स आर गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, वाई इलेक्ट्रिकल कंडक्टेंस इज वेरी गुड इन मेटल्स। So answer of that is because metals have free ions and free electrons, that is why they conduct electricity very good and very much better, ठीक है। इनमें फ्री चार्ज, मेटल्स जो होते हैं उनमें फ्री इलेक्ट्रॉन्स एंड चार्जेस की वजह से, फ्री इलेक्ट्रॉन एंड चार्जेस की वजह से ये अपने अंदर से, आप खुद जानते हो बच्चों, जब फ्री या मूवेबल इलेक्ट्रॉन्स होंगे तो इलेक्ट्रॉन्स ही रिस्पॉन्सिबल होते हैं इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करने के लिए। तो बहुत काफ़ी फ्री इलेक्ट्रॉन्स और चार्जेस होते हैं मेटल्स में, इसलिए ये बहुत अच्छे कंडक्टर होते हैं इलेक्ट्रिसिटी के, लेकिन नॉन मेटल्स में ऐसा नहीं होता है। फिर अगर मैं आपसे पूछूं कि बेस्ट कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, कौन से ऐसे मेटल हैं जो इलेक्ट्रिसिटी के बेस्ट कंडक्टर हैं, तो बिल्कुल सेम हीट वाले जैसा ही इसमें भी रहेगा बच्चों, हीट वाले जैसा ही रहेगा इसमें भी। बेस्ट कंडक्टर्स की मैं बात करूं, जो ऐसे मेटल्स जो इलेक्ट्रिसिटी के बेस्ट कंडक्टर हैं, तो कॉपर और सिल्वर, जस्ट लाइक एज वी डिस्कस्ड इन कंडक्टेंस ऑफ हीट। तो कॉपर एंड सिल्वर, कॉपर से भी बढ़िया है सिल्वर,
और पुअर में बात करूं तो है लेड और मरकरी, लेड और मरकरी। ठीक है, ऐसे हो गया। अब एक सवाल यहां आता है, मैं आपसे पूछता हूं बच्चों, एक सवाल है, सोचिएगा जरा कि अगर सिल्वर मेटल हीट का और इलेक्ट्रिसिटी का इतना ही अच्छा कंडक्टर है, इतना ही अच्छा कंडक्टर है और बहुत अच्छे से अपने अंदर से हीट और इलेक्ट्रिसिटी पास करवाता है, तो क्यों नहीं, ऐसा क्यों नहीं होता है कि हम घरों में जो बिजली की तारें हैं वो हम सिल्वर की क्यों नहीं यूज़ करते हैं? अरे भाई, जैसे मैंने बताया ना यहाँ पे कि जो सिल्वर होता है वो हीट और इलेक्ट्रिसिटी का बहुत अच्छा कंडक्टर होता है, अपने अंदर से हीट और इलेक्ट्रिसिटी बहुत अच्छे से पास करवाता है। तो हम घरों में जो वायरिंग होती है तारों की, या फिर कहीं भी हम वायर यूज़ करते हैं, तो वो सिल्वर की क्यों नहीं होती हैं? चांदी की तारें हम क्यों नहीं यूज़ करते हैं? चांदी की होनी चाहिए ना, जब इतना ही अच्छा है। कॉपर हम क्यों यूज़ कर रहे हैं? तो इसके मेन 2 रीज़न है बच्चों। सबसे पहले, चांदी तो बड़ी महंगी होती है, एक्सपेंसिव है, कॉस्टली है। तो अब अगर हम इतना ज़्यादा स्क्वायर फुट का घर है, हम कितनी तारें लगाएंगे चांदी की, तो काफ़ी महंगा पड़ जाएगा। और एक दूसरा रीज़न ये होता है बच्चों, जो सिल्वर होता है इसका मेल्टिंग पॉइंट बड़ा कम होता है, मेल्टिंग पॉइंट बड़ा कम होता है बच्चों। मतलब सिल्वर बहुत जल्दी, चांदी जो है बहुत जल्दी पिघल जाती है। तो अगर हमने चांदी की तारें लगा दी और हम अपने घर में हैवी अप्लायंसेस यूज़ करते हैं, आपने फ्रिज भी यूज़ कर दिया, एसी भी यूज़ कर दिया, हैवी इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस यूज़ कर दिए, जिस लोड बढ़ा तो तारें भी काफ़ी गर्म होती हैं। आप जानते हैं कि जब लोड बढ़ता है तो हीट उसके साथ साथ वायर में प्रोड्यूस होती है, रेजिस्टेंस ओम्स लॉ आपने पढ़ रखा होगा। तो जब तार गर्म होगी, चांदी की होगी, तो पिघल भी जल्दी जाएगी। तो मेनली 2 ही रीज़न है, कॉस्टली वाला और एक मेल्टिंग पॉइंट बहुत कम होता है। दैट इज वाई वी यूज एंड वी प्रिफर कॉपर ओवर सिल्वर एंड वी प्रिफर कॉपर वायर्स। लेकिन हालांकि बच्चों सिल्वर का भी यूज़ है। सिल्वर जैसे कई जगह एयरक्राफ्ट में या कई जगह सैटेलाइट के कई हिस्से होते हैं जिसमें हम कई पार्ट सिल्वर के बनाए जाते हैं, या फिर ऐसी जगह हम सिल्वर को यूज़ किया करते हैं जहां पर अच्छी खासी इलेक्ट्रिसिटी चाहिए लेकिन कम समय के लिए चाहिए, जहां ज़्यादा लॉस भी ना हो, तो वहां सिल्वर यूज़ होता है। तो ये आपने इसके बारे में समझा। अब आगे चलते हैं। तो ये 7 प्रॉपर्टी हुई, कंडक्टेंस ऑफ हीट एंड कंडक्टेंस ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। अब जरा देखा जाए हार्डनेस की बात करें तो मेटल्स जनरली हार्ड होते हैं, ठीक है, ये सॉलिड होते हैं। अगली प्रॉपर्टी में बात करूं मेटल्स हार्डनेस की बात करें, ठीक है बच्चों। तो हार्डनेस में क्या बताओगे? मेटल नॉन मेटल में कंपेरिजन, मतलब एक फिजिकल प्रॉपर्टी है हार्डनेस, तो दोनों के लिए हमको देखना है। तो कहेंगे मेटल्स आर जनरली हार्ड एंड सॉलिड एंड दे हैव ग्रे एंड सिल्वरी अपीयरेंस, ओके, बट नॉन मेटल्स आर कैन बी इन द फॉर्म ऑफ सॉलिड, लिक्विड एंड गैस, और मोस्टली सॉलिड बड़े कम हैं नॉन मेटल्स। ज़्यादातर नॉन मेटल्स गैसेस में ही प्रेजेंट हैं, ठीक है। मतलब ज़्यादातर नॉन मेटल्स का जो स्टेट है वो गैसेस ही हैं। कुछ जैसे ब्रोमीन एक ऐसा नॉन मेटल है जो लिक्विड है, और नॉन मेटल सॉलिड फॉर्म में बड़े कम हैं। लेकिन वहीं अगर हम मेटल्स की बात करें तो मेटल्स अधिकतर सॉलिड ही हैं और वो हार्ड भी होते हैं। एक्सेप्शन में बता दूं, मरकुरी जो है वो इकलौता मेटल है जो रूम टेम्परेचर पे लिक्विड है। और फिर मैं बात करूं, ये क्या बोलते हैं, कुछ ऐसे मेटल्स हैं जिनको हम इजीली नाइफ से काट सकते हैं, बहुत सॉफ्ट होते हैं। ये एक्सेप्शंस मैं आपको बता रहा हूं मेटल्स में। पहला मरकुरी इकलौता मेटल है जो रूम टेम्परेचर पर लिक्विड है। सोडियम हो गया, ये लिक्विड है। उसके बाद जो सोडियम है, पोटेशियम है, लिथियम है, ये ऐसे कुछ मेटल्स हैं जिनको इजीली काटा जा सकता है नाइफ की मदद से, कट विथ नाइफ। फिर और आगे बात करें तो ये क्या है, ये आपका जो फ्रांसियम है
और सीजियम है, ये ऐसे कुछ मेटल्स हैं जिनका मेल्टिंग पॉइंट बहुत कम होता है, हथेली पे रखने पे ही पिघल जाते हैं। ठीक है, थोड़ी सी हीट लिया, हमारे पाम पर भी कुछ हीट होती है, हथेली पर भी, तो इस पर रखते ही यहाँ की कुछ गर्मी लेंगे तो पिघल जाएंगे। ठीक है, तो ये कुछ एक्सेप्शंस है मेटल्स में। इसके अलावा जर्नली ज़्यादातर मेटल्स अपने हार्ड ही हैं और सॉलिड फॉर्म में हैं। अब एक एक्सेप्शन बताता हूँ बच्चों, जो डायमंड एक इकलौता, जो डायमंड है वो इकलौता नॉन मेटल है। जैसे मैंने आपको बताया ना, नॉन मेटल्स आर जनरली हार्ड एंड सॉलिड, नॉन मेटल्स आर मोस्टली प्रेजेंट इन गैसियस फॉर्म एंड लिक्विड, वेयर एज सॉलिड फॉर्म इज वेरी रेयरली एग्जिस्ट, लाइक कार्बन वगैरह जो है। लेकिन देखिए, डायमंड हमेशा तब से यही बताते आ रहा हूँ, बहुत बड़ा अपवाद है, बहुत बड़ा एक्सेप्शन है। डायमंड नॉन मेटल होते हुए भी, डायमंड एक ऐसा नॉन मेटल है जो नॉन मेटल होते हुए भी बच्चों इस नेचर का सबसे हार्डेस्ट सब्सटेंस है। हार्डेस्ट नेचुरल सब्सटेंस, मतलब प्रकृति में पाए जाने वाला सबसे हार्ड सब्सटेंस डायमंड है। देखो कितना बड़ा एक्सेप्शन है। अगली लास्ट प्रॉपर्टी है बच्चों, मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट। तो मेटल्स की मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट बहुत ही ज़्यादा होती है मेटल्स के केस में, इनको उबालना पिघलाना बड़ा मुश्किल होता है। वही नॉन मेटल्स जो है जो नॉन मेटल है, ये इनका मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट बहुत कम होता है, कई तो गैसेस हैं खुद अपने आप। ठीक है, चलिए एक बात बताना रह गया बच्चों, जब जो हमने इलेक्ट्रिकल कंडक्टेंस वाली प्रॉपर्टी पढ़ी, फिजिकल प्रॉपर्टी, उसमें मैंने बताया कि मेटल्स बहुत अच्छे कंडक्टर होते हैं इलेक्ट्रिसिटी के। एक ऐसा नॉन मेटल है, मतलब समझिएगा, नॉन मेटल होते हुए भी बहुत अच्छा कंडक्टर है इलेक्ट्रिसिटी का, एक्सेप्शनल केस है, वो है ग्रेफाइट। ग्रेफाइट काफ़ी अच्छा कंडक्टर है इलेक्ट्रिसिटी का, और इसमें भी रीज़न वही है, अगर कभी पूछ लिया जाए तो आपको मालूम होना चाहिए, बिकॉज ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स। फ्री इलेक्ट्रॉन्स पाए जाते हैं। ग्रेफाइट कार्बन का एलोट्रॉप है, कार्बन है, नॉन मेटल है, लेकिन बहुत अच्छा, फिर भी बहुत अच्छा इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करता है, क्योंकि इसके अंदर फ्री इलेक्ट्रॉन्स हैं, जिसकी वजह से अच्छी खासी इलेक्ट्रिसिटी पास हो जाती है इसके अंदर से। तो बच्चों एक फेज चैप्टर का कंप्लीट हो गया आपके इस चैप्टर में, जो मेटल्स और नॉन मेटल चैप्टर था, इसका एक फेज कंप्लीट कर लिया हमने, जो कि था फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल्स एंड नॉन मेटल्स। तो ये टोटली कंप्लीट हो चुका है बच्चों। ठीक है, और यहां भी ये तो बेसिक हमने देख लिया था। पीरियोडिक टेबल में आप देख लेंगे कि जो किस तरीके से पीरियोडिक टेबल में मेटल्स, नॉन मेटल्स और मेटलॉइड्स का डिस्ट्रीब्यूशन है। ठीक है, ऐसे एलिमेंट्स, आप सोच रहे होंगे मेटलॉइड्स क्या होते हैं, मेटल्स नॉन मेटल्स तो पता चल गया। ऐसे एलिमेंट्स जिसमें दोनों मेटल्स और नॉन मेटल्स की प्रॉपर्टी होती है, वो मेटलॉइड्स कहलाते हैं। सेमीकंडक्टर, इसीलिए सेमी मतलब आधा मेटल का प्रॉपर्टी भी रखता है, आधा नॉन मेटल का भी, मतलब ऐसे एलिमेंट्स जो मेटल्स और नॉन मेटल्स की प्रॉपर्टी दोनों रखते हैं, वो मेटलॉइड्स कहते हैं। एलिमेंट्स दैट हैव प्रॉपर्टीज ऑफ बोथ मेटल्स एंड नॉन मेटल्स आर कॉल्ड मेटलॉइड्स। प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल मैं अभी आपको डिस्कस कर चुका हूं, एक बार ओवरव्यू ले लेंगे, यही सारी बातें हमने अभी की। मोस्ट ऑफ द मेटल्स दैट वी यूज आर नॉट इन देयर प्योर एलिमेंटल फॉर्म, वी यूज मेटल मोस्टली इन एलॉयज और इन कंपाउंड्स विद अदर मेटल्स। कह रहा है ज़्यादातर मेटल्स को हम उसके प्योर फॉर्म में यूज़ नहीं करते हैं, मतलब उस मेटल को जब वो किसी और के एलिमेंट्स के साथ कंपाउंड बनाए हुआ है, तो उस कंपाउंड में उस मेटल का यूज़ दिखता है। इस तरीके से बात हो रही है, मतलब अलग से वो मेटल्स का, कुछ ऐसे भी मेटल्स हैं जिसको अलग से हम प्योरली उसके फॉर्म में यूज़ नहीं कर सकते हैं, जब वो किसी के साथ कंपाउंड बना लेगा तब उसका हम यूज़ करते हैं। ये कुछ डेली लाइफ में, या हमारे ये कुछ जाने माने ऐसे मेटल्स हैं जिनको हम डेली लाइफ में यूज़ करते हैं, उससे रिलेटेड ये कुछ टेबल्स दी हैं बच्चों। मतलब कुछ मेटल्स और आगे फिर हम नॉन मेटल्स के लिए भी देखेंगे। तो ये टेबल हमको क्या बता रही है, कुछ मेटल्स हैं उसके क्या फीचर्स हैं, प्रॉपर्टीज़ हैं, और उसका कैसे हम डेली लाइफ में यूज़ करते हैं।
तो कुछ मेटल्स के बारे में बताया गया है। जैसे पहला है सोडियम। तो सोडियम क्या है? सोडियम एक मेटल, मैंने सब कुछ अभी आपको बता दिया है। अभी हमने अच्छी खासी चर्चा की फिजिकल प्रॉपर्टीज़ को लेके। तो एक ओवरव्यू जल्दी से देख लेते हैं बच्चों, किस किस तरीके से ये जो मेटल्स के बारे में चर्चा हुई है उनकी फीचर्स या प्रॉपर्टीज़ क्या हैं। सम मेटल्स हैं जिसके बारे में कुछ फीचर्स बताए गए हैं और उनके यूजेस भी हैं। सबसे पहला सोडियम है। तो सोडियम को जैसा मैंने आपको अभी बताया था कुछ समय पहले कि ये सोडियम एक एक्सेप्शन है, मेटल होते हुए भी इसको आसानी, बहुत सॉफ्ट होता है और इसको आसानी से चाकू से काटा जा सकता है। बहुत ज़्यादा रिएक्टिव होता है, ठीक है, आसानी से जल जाता है जब इसको पानी के कांटेक्ट में आता है तो, ठीक है। और इसका यूज़ यहाँ पर दिया गया है ऑरेंज स्ट्रीट लैंप्स। तो ये मैं आपको थोड़ा सा बताता हूँ बच्चों, ये शायद आपको ना पता हो कि सोडियम का यूज़ ऑरेंज स्ट्रीट लैंप में क्या होगा। मन में आ सकता है कि ऑरेंज स्ट्रीट लैंप में इसका क्या यूज़ होता है, तो ज़रा सा सुनेंगे बच्चों। जैसे आपने स्ट्रीट लाइट देखी होगी, फुटपाथ या कई जगह रोडों में, हाईवे के आसपास जो स्ट्रीट लाइट्स लगी होती हैं, जो येलोइश और ऑरेंज कलर का उसमें से रोशनी निकल के आती है, और ख़ासकर ठंडियों में बड़े बड़े शहरों में आपने देखा होगा। तो वो एक्चुअली जो स्ट्रीट लैंप्स होती हैं उसके अंदर सॉलिड सोडियम मेटल होता है, ठीक है। जैसे ही इस लैंप को जलाया जाता है बच्चों, तो जलते ही जैसे ही उसमें इलेक्ट्रिसिटी और हीट मिलती है तो अंदर का जो सोडियम होता है वो वेपराइज हो जाता है। वो उसका वो मतलब एक तरीके से गैसियस वे में वो कन्वर्ट होता है, वेपराइज होता है। और उस सोडियम के वेपराइजेशन से जो अंदर की लाइट होती है वो आपकी येलो प्लस ऑरेंज, येलो और ऑरेंजिस कलर की लाइट एक निकलती है उसमें से, ठीक है। और ये अर्ली जब हमारे कंट्री में ईस्ट इंडिया कंपनी का जब मतलब अंग्रेज़ों का शासन था, ईस्ट इंडिया कंपनी थी, तो उस समय 80s और 80s मतलब 18वीं सदी के बाद से पूरी 1940 तक ये स्ट्रीट लैंप्स का, स्ट्रीट लाइट्स का काफ़ी यूज़ हुआ करता था। खासकर ठंडी में इसको काफ़ी यूज़, ठंडी में बहुत ये हेल्पफुल होता था, क्योंकि जो कोहरा वगैरह है, ये जो लाइट होती हैं, जो ऑरेंज और येलो कलर की जो इसमें से बीम निकलती है लाइट की, तो ये कोहरे को भी पेनिट्रेट कर देती है। कोहरे, ऐसा नहीं है कि कोहरा आसानी से हम कोहरे में भी देख पाते हैं, कोहरे के अंदर से भी आसानी से पेनिट्रेशन पावर इसका काफ़ी हाई होता है, तो काफ़ी हेल्पफुल होती है। तो मेन यही इसके अंदर प्रिंसिपल है कि जो सोडियम है, अंदर का जो लैंप के अंदर सोडियम रखा होता है वो वेपराइज होता है। क्यों होता है वेपराइज? क्योंकि जब हम स्विच को ऑन करते हैं या जब इनमें इस लैंप के अंदर इलेक्ट्रिसिटी पहुंचती है तो अंदर का जो हीट पाकर जो सॉलिड सोडियम होता है वो वेपराइज होता है, ठीक है। और वेपराइजेशन के होते ही जब ये सॉलिड सोडियम वेपराइज होता है तो अंदर का जो लाइट का कलर है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम में अंदर के जो सोडियम के इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, थोड़ा हायर कॉन्सेप्ट है बच्चों, लेकिन मैं बता देना चाहता हूँ, जब सोडियम वेपराइज होता है तो अंदर के जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो एक्साइटेड होते हैं, और वो एक्साइटेड इलेक्ट्रॉन जब वापस अपने ओरिजिनल स्टेट या नॉर्मल पोजीशन पे आते हैं तो लाइट उसमें से निकल कर आती है, लाइट एमिट होती है, और वो जो लाइट एमिट होती है वो स्पेक्ट्रम पे उसका कलर येलो और ऑरेंज दिखता है, ठीक है। दो तरीके की इसमें लैंप है, HPS और LPS। इसका फुल फॉर्म है लो प्रेशर सोडियम लैंप और हाई प्रेशर सोडियम लैंप। तो इस तरीके से सोडियम का यूज स्ट्रीट लैंप्स में होता है, ऑरेंज स्ट्रीट लैंप्स, ठीक है। अब मैग्नीशियम को देख लेते हैं। मैग्नीशियम भी एक मेटल है जो स्ट्रिप्स और पाउडरी फॉर्म में पाया जाता है, फायर इजीली कैच कर लेता है। आपने केमिकल इक्वेशन पहला जो चैप्टर है उसको पढ़ा होगा, तो आपने उसमें एक क्वेश्चन निकल कर आता है कि मैग्नीशियम को यूज़ करने से पहले उसको घिसा जाता है सैंड पेपर से, मैग्नीशियम रिबन को हम स्क्रैच करते हैं। क्यों? क्योंकि उसके ऊपर इतना ज़्यादा रिएक्टिव होता है कि ओपन इन्वायरमेंट में ऑक्साइड की लेयर बना लेता है ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करके, तो उसी ऑक्साइड की लेयर को हटाया जाता है और फिर फर्दर मैग्नीशियम को अपने यूज़ में लिया जाता है। जैसे कहीं कहीं शिप रैक्ड हो जाती है, कभी शिप डूबती वगैरह है, इसका यूज़ देख लो, फ्लेयर्स फॉर द रेस्क्यू ऑफ शिप रैक्ड पीपल। तो इतना अच्छा इसमें फ्लेम प्रॉपर्टी होती है, ज्वलनशील होता है, एक्सप्लोजिव मटेरियल है,
जिस तरीके से इसको एक तरीके से रेस्क्यू की तरह यूज़ किया जाए, इंडिकेशन दिया जाता है, कहीं शिप वगैरह पानी में कुछ घटना हो जाती है तो इसको इंडिकेशन की तरह एक लाइटिंग की तरह यूज़ किया जाता है जलाकर, ताकि दूर से लोगों को पता चले और एक इंडिकेशन मिल जाए। कैमरा फ्लैश बल्ब्स जो होते हैं उसमें कैमरा में इसका यूज़ होता है। और कुछ मेटल्स हैं बच्चों, एल्युमिनियम एक मेटल है। एल्युमिनियम में इसकी काफ़ी लो डेंसिटी होती है, हल्का टाइप होता है ये, डेंसिटी कम। जैसे मैंने अभी आपको कुछ समय पहले फिजिकल प्रॉपर्टी बताई थी कि मेटल्स आर जनरली डेंसर देन नॉन मेटल्स, मतलब ये अच्छे खासे भारी, कम वॉल्यूम में ज़्यादा मास रखते हैं, भारी होते हैं नॉन मेटल्स की कंपैरिजन में। तो एल्युमिनियम काफ़ी अच्छा मेटल्स है उस केस में, उस परिस्थिति में जब आपको हल्का मटेरियल बनाना हो, ठीक है। तो मेटल होते हुए भी ये काफ़ी हल्का है, तो लो डेंसिटी का है और लाइट वेट होता है। डू नॉट कोरोड इन एयर, इसमें एक बहुत अच्छी खासियत होती है कि ये कोरोजन या इसकी रस्टिंग नहीं होती है। इस पर कोई भी इन्वायरमेंटल कोई भी दूसरा एलिमेंट इसके साथ रिएक्ट करके कोई लेयर नहीं बनाता है, कोरोजन इसका नहीं होता है। और इसीलिए जो एयरक्राफ्ट है, जितने भी हवाई जहाज़ हैं, प्लेन्स हैं, उसकी जो पूरी बॉडी है वो एल्युमिनियम से ही बनी होती है, क्योंकि अच्छा खासा इसमें कुछ ऐसी कई सारी प्रॉपर्टीज़ हैं, हल्का होता है, कोरोजन नहीं होता है, उसके बाद स्ट्रेंथ अच्छी होती है, मजबूत होता है, उसके बाद फटीग रेजिस्टेंस होता है, मतलब अच्छा खासा इसके अंदर के इलेक्ट्रॉन्स अलाइंड होते हैं बच्चों, जिसके कारण एल्युमिनियम काफ़ी इम्पोर्टेंस रखता है एयरक्राफ्ट इंडस्ट्रीज़ में। पावर केबल भी कुछ एल्युमिनियम्स के बने होते हैं। पोटेशियम है, ये भी एक ऐसा मेटल है जिसको आसानी से, काफ़ी सॉफ्ट मेटल है तो नाइफ से काटा जा सकता है। वाटर के साथ एक्सप्लोड करता है, मतलब आग वगैरह पकड़ लेता है, काफ़ी ज़्यादा रिएक्टिव है, क्योंकि ये एक ही फैमिली से बिलोंग करते हैं। मैंने आपको बताया जैसे लिथियम हो गया, सोडियम हो गया, पोटेशियम हो गया, ये काफ़ी मोस्ट रिएक्टिव मेटल है। वाटर के इंटरेक्शन में आएंगे तो काफ़ी ज़्यादा एक्सप्लोजिव हो जाते हैं, अच्छी खासी ये आग भी पकड़ लेते हैं, ठीक है। इनका यूज़ देखो, डाइज, इंक, फर्टिलाइज़र, वीड किलर, वीड इंडस्ट्री में कहीं हम छिड़काव वगैरह में, खेती वगैरह में इसका यूज़ होता है। कई सारे फर्टिलाइज़र्स और खाद वगैरह इससे बनाई जाती हैं, डाइज, इंक्स हैं। कैल्शियम एक ऐसा मटेरियल मेटल है जिसको लिखा है कुछ एफर्ट लगाकर नाइफ से काटा जा सकता है, काफ़ी रिएक्टिव होता है। सीमेंट इंडस्ट्रीज़ में, कंक्रीट, कॉस्मेटिक, टूथपेस्ट इंडस्ट्री में कैल्शियम का यूज़ होता है। कैल्शियम का तो काफ़ी ज़्यादा यूज़ है बच्चों। आयरन एक हार्ड सब्सटेंस है, ठीक है। आयरन का तो आपसे यूज़ छुपा है नहीं, आयरन्स तो हम डेली लाइफ में हर जगह कई सारे मटेरियल्स हैं जो आयरन्स के बने हुए हैं। इनको तोड़ के छोटे छोटे फ्लेक्स में, टुकड़ों में बनाया जा सकता है। कास्ट आयरन, पहले के ज़माने में आप देखा होगा थर्माइट रिएक्शंस या होती हैं, वो पटरियों को जोड़ने के लिए लोहा पिघलाकर, जहाँ पटरी में गैप आ जाता था तो लोहा पिघलाकर उसके अंदर भरा जाता था, कास्ट आयरन कहते हैं उसको। स्टील कटलरी आयरन के साथ मिलाकर, कार्बन, जैसे कह रहा है ना कि आयरन को कार्बन के साथ मिलाकर स्टील की बर्तन वगैरह और कार की बॉडी बनाते हैं। मैं आपको बता दूं बच्चों, ये जो स्टील है ये एक एलॉय है। एलॉय उस सब्सटेंस को कहते हैं जब दो से ज़्यादा मेटल्स को मिलाकर नया सब्सटेंस बनते हैं तो एलॉय होता है। तो जो स्टील है वो आयरन और कार्बन का एलॉय है, ठीक है। ऐसे ही कॉपर है, कॉपर भी एक मेटल है, सॉफ्ट होता है, इसमें बहुत अच्छी डक्टाइल प्रॉपर्टी होती है। आपने देखा हो घर में जितनी भी तारें हैं वो कॉपर की बनी हुई हैं। तो कॉपर में एक बहुत अच्छी खासियत होती है कि उनको वायर्स में कन्वर्ट किया जा सकता है, ठीक है। खींच के लंबा करके उसको वायर में कन्वर्ट करते हैं। लाइटनिंग कंडक्टर्स होते हैं, हॉट वाटर सिलेंडर अच्छे खासे कंडक्टर होते हैं इलेक्ट्रिसिटी के। मैं अभी आपको बता चुका था कुछ समय पहले, काफ़ी अच्छे कंडक्टर है इलेक्ट्रिसिटी का, काफ़ी अच्छा कंडक्टर है हीट का। जिंक क्या है? जिंक भी एक मेटल है जो करोड नहीं होता है, इस पे रस्टिंग वगैरह नहीं लगती है, बहुत अच्छा है। हालांकि मैं आपको बता दूं बच्चों, आयरन की रस्टिंग को बचाने के लिए उस पे जिंक की कोटिंग करते हैं, ठीक। सिल्वर शाइनी मेटल है, ज्वेलरी वगैरह में इसको यूज़ होता है। काफ़ी अच्छा, बेस्ट कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी, कुछ समय पहले बता चुका हूँ, ठीक है। वायर्स और शीट डक्टाइल और मेलेबल होता है,
काफ़ी जगह इसको पतली पतली चादर और वायर्स में यूज़ किया जाता है। ज्वेलरी हालांकि बहुत अच्छा मेटल है, तो चमक होती है इसमें। ज्वेलरी कॉइन्स जितनी भी ज्वेलरीज हैं सिल्वर की ही बनाई जाती हैं काफ़ी जगह। मरकुरी एक इकलौता मेटल है जो लिक्विड है। थर्मोमीटर्स में, लैंप में, उसके बाद लिक्विड मिरर टेलीस्कोप में इसका यूज़ होता है। दांतों में दिक्कत होती है तो मरकुरी से ही उसकी फिलिंग की जाती है। ठीक है बच्चों, दैट्स इट। बट तो आज के लिए केवल इतना ही। होप आपको ये लेक्चर पसंद आया होगा। आगे का लेक्चर और आगे की चर्चा हम नेक्स्ट वीडियो क्लास में करेंगे। थैंक यू बच्चों, दैट्स इट।